नमस्कार। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत ही अ, महत्वपूर्ण बदलाव के दौर को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हम बात करेंगे ऋग्वेदिक काल से उत्तर वैदिक काल तक के सफर की। मतलब लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। और देखेंगे कि इस दौरान समाज और अर्थव्यवस्था उनमें क्या और कैसे बदलाव आए। हमारे पास जो भी स्रोत हैं, वो एक दिलचस्प कहानी बताते हैं। देखिए कैसे एक समाज जो ज्यादातर कबीलाई था, पशुपालक था। और काफी हद तक बराबर वाला, समतावादी कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो समाज धीरे धीरे कैसे एक स्थायी कृषि पर टिके हुए और कहीं ज्यादा जटिल मतलब ऊंच नीच वाले समाज में बदल गया। तो फिर कहाँ से शुरू करें? सामाजिक ढांचे से। ऋग्वेदिक काल में तो वो जन यानी कबीले ही थे ना मुख्य इकाई। सही कहा। लोग पशु चराते थे, ज्यादातर घूमते रहते थे। मुखिया को राजन कहते थे, जैसे भरत कबीला, पुरु कबीला। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते तब तक तस्वीर काफी बदल गई। ये जन अब स्थायी इलाकों में बसने लगे, जिन्हें जनपद कहा गया। यहीं से वो राज्य वाली बात शुरू हुई। अच्छा, बड़े राज्य। हाँ, कुरु पंचाल जैसे ज्यादा संगठित, ज्यादा ताकतवर राजा, स्थायी बस्तियां बनने लगी। और इसमें वो गंगा यमुना के मैदानों की तरफ जाना, उसका कितना बड़ा हाथ था? ओह, बहुत बड़ा। मतलब पंजाब क्षेत्र से आर्य पूर्व की ओर बढ़े गंगा के मैदानों में। वो जमीन खेती के लिए बहुत अच्छी थी। तो उपजाऊ जमीन मतलब स्थायी खेती आसान हो गई। बिल्कुल। और स्थायी खेती से बड़ी बस्तियां बसी, बड़े राज्य बने। समाज ज्यादा सेंट्रलाइज्ड मतलब केंद्रीकृत हो गया। शतपथ ब्राह्मण जैसे ग्रंथों में इसका जिक्र भी है। हाँ, और इसी समय वो वर्ण व्यवस्था वाली बात भी ज्यादा पक्की हो गई ना। हाँ। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र तो मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। पर सुना है तब इतनी सख्ती नहीं थी, लचीलापन था। बिल्कुल। ऋग्वैदिक काल में व्यवस्था काफी लचीली थी, अक्सर काम या व्यवसाय पर आधारित। आप अपना वर्ण बदल भी सकते थे कुछ हद तक, जैसे विश्वामित्र का उदाहरण है, क्षत्रिय से ब्राह्मण बने। लेकिन उत्तर वैदिक काल में तब ये जन्म पर आधारित हो गईं और काफी कठोर भी। ऐसा क्यों हुआ? मतलब क्या कारण थी इसके पीछे? देखिए, एक बड़ा कारण था यज्ञ। यज्ञ बहुत जटिल और महत्वपूर्ण हो गए। अच्छा। तो जो इन्हें करवाते थे यानी ब्राह्मण, उनका समाज में रुतबा और प्रभाव बहुत बढ़ गया। ऐतरेय ब्राह्मण जैसे ग्रंथ बताते हैं कि उनकी क्या भूमिका थी। तो यज्ञों से सिर्फ ब्राह्मणों का नहीं, शक्ति का पूरा समीकरण ही बदला होगा। हाँ बिल्कुल। यज्ञों से ब्राह्मणों को प्रतिष्ठा मिली, उधर खेती बढ़ी, लड़ाइयां हुई, तो क्षत्रियों यानी राजा और योद्धाओं की शक्ति बढ़ी। वो जमीन के मालिक और रक्षक बन गए। और इससे समाज में वो ऊंच नीच वाली बात और गहरी हो गई। हाँ, और दुखद बात ये थी कि शूद्रों को अक्सर इन यज्ञों वगैरह से दूर रखा जाता था। ये सामाजिक दूरी को दिखाता है। ये तो हुई वर्ण व्यवस्था की बात। महिलाओं की स्थिति का क्या? ऋग्वैदिक काल में तो कहते हैं बेहतर थी। गार्गी, मैत्रेयी जैसी विद्वान महिलाओं का नाम आता है। हाँ, उस दौर में महिलाओं को ज्यादा स्वतंत्रता थी। वो सभा समिति जैसी बैठकों में जा सकती थीं, पढ़ लिख सकती थीं। कुछ ने तो ऋग्वेद के सूक्त भी रचे हैं, घोषा, लोपामुद्रा। लेकिन फिर उत्तर वैदिक काल में स्थिति बदली। हाँ, गिरावट आई। उन्हें सार्वजनिक जीवन से, कई धार्मिक कामों से अलग किया जाने लगा। बाल विवाह जैसी प्रथाओं के भी इशारे मिलते हैं। शतपथ ब्राह्मण में कुछ ऐसे संकेत हैं। इस गिरावट का कारण क्या रहा होगा? माना जाता है कि एक तो ये कर्मकांड बढ़ गए और दूसरा समाज ज्यादा पुरुष प्रधान होता गया, मतलब पितृसत्तात्मक। और शायद खेती वाली अर्थव्यवस्था का भी असर पड़ा होगा, संपत्ति पर नियंत्रण। हाँ बिल्कुल। जैसे जैसे खेती और जमीन का महत्व बढ़ा, संपत्ति और विरासत पर पुरुषों का नियंत्रण बढ़ गया। इससे महिलाओं की स्वतंत्रता कम हुई। ऐतरेय ब्राह्मण में तो एक जगह बेटी के जन्म को दुख का कारण बताया गया है, जो सोच को दिखाता है। सामाजिक बदलावों के साथ साथ आर्थिक बदलाव भी तो जबरदस्त हुए हैं। ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था तो जानवरों पे टिकी थी, गाय ही सब कुछ थी। गविष्टि यानी गायों के लिए युद्ध भी होते थे। सही है, पशुधन ही मुख्य था। जौ की खेती होती थी, पर वो दूसरे दर्जे पर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कहानी पूरी पलट गई। खेती मुख्य हो गई। हाँ, कृषि मुख्य व्यवसाय बन गई, खासकर गंगा के मैदानों में। चावल, गेहूं जैसी फसलें ज्यादा उगाई जाने लगी। और इसमें लोहे का कितना बड़ा हाथ था। श्याम आयास। लोहा, हाँ, वो तो गेम चेंजर था। लोहे के औजार, खासकर लोहे का हल, उससे जंगल साफ करना और गंगा के मैदानों की भारी सख्त मिट्टी को जोतना आसान हो गया। क्रांति आ गई एक तरह से, कह सकते हैं। शतपथ ब्राह्मण में तो 24 बैलों वाले हल का भी जिक्र है।
इससे खेती का उत्पादन बहुत बढ़ गया। अच्छा, यानी जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। कृषि अधिशेष। बिल्कुल। और इसी अधिशेष ने बाकी सब बदलावों की नींव रखी। अब हर किसी को सिर्फ खेती करने की जरूरत नहीं रही। तो फिर लोग दूसरे कामों में लगे होंगे, शिल्प, व्यापार। एकदम। जब पेट भरने की चिंता कम हुई तो कारीगरी बढ़ी। कुम्हार, बुनकर, बढ़ई, लोहार, ऐसे खास काम करने वाले लोग सामने आए। और व्यापार ऋग्वेदिक काल में तो ज्यादा नहीं था शायद। हाँ, तब सीमित था। वस्तु विनिमय होता था, गाय एक इकाई थी। पर अब कृषि अधिशेष और इन कारीगरों के सामान से व्यापार बढ़ा। पैसों का इस्तेमाल भी शुरू हुआ। हाँ, शुरुआती रूप में निष्क, शतमान जैसे धातु के टुकड़े मुद्रा की तरह इस्तेमाल होने लगे। व्यापार के रास्ते बने और धीरे धीरे जो स्थायी बस्तियां थीं, वो शहर बनने लगी। हाँ, शुरुआती नगर जैसे हस्तिनापुर, कौशाम्बी, ये जनपदों की राजधानियां भी थीं। और कारीगरों, व्यापारियों ने अपने ग्रुप्स मतलब श्रेणियां या गिल्ड बनाने शुरू कर दिए। यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण में इन सब का जिक्र मिलता है। तो अगर हम पूरी कहानी को समेटें तो ऋग्वैदिक काल का वो जो गतिशील पशुपालक समाज था, वो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक स्थायी, कृषि प्रधान और काफी जटिल समाज बन चुका था। जिसमें एक कठोर सामाजिक व्यवस्था थी, राज्य बन चुके थे और अर्थव्यवस्था का पूरा ढांचा बदल गया था। हाँ, और ये सारे बदलाव सामाजिक, आर्थिक, ये एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए थे। लोहे की तकनीक, कृषि का फैलना, यज्ञों का बढ़ना, वर्ण व्यवस्था का कठोर होना, व्यापार का उभरना, सब एक दूसरे को प्रभावित कर रहे थे। वाकई ये स्रोत हमें दिखाते हैं कि कैसे एक तकनीकी खोज जैसे कि लोहा और बदलती हुई सोच, मान्यताएं, ये मिलकर पूरे समाज का नक्शा बदल सकती हैं। ये सोचना भी कितना दिलचस्प है कि इसी दौर में जब समाज में इतनी उथल-पुथल थी, इतने बदलाव हो रहे थे, तब उपनिषदों में वो गहरे दार्शनिक विचार भी पनप रहे थे। हाँ, क्या उन विचारों का इन सामाजिक आर्थिक बदलावों से कोई रिश्ता था? क्या वो इन बदलावों का आईना थे या शायद उनके खिलाफ एक प्रतिक्रिया? इस पर सोचने की जरूरत है।